हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द फर्टिलाइज़र सेक्टर। ओके, सुबह हमने एक सेशन कर लिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग का। उसके बाद ये हमारा सेकंड सेशन है, क्योंकि इस वीक में हो नहीं पाए बीच में, बिकॉज अभी ये सब फ्री रखा गया था तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी। ओके, बट अब मंडे से यानी कल से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ऑन टाइम एज़ पर द गिवन शेड्यूल एंड टाइम टेबल हो जाया करेंगी। ओके, सो हम बात करेंगे इसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर की। न्यूज़ क्या थी सबसे पहले? हमारे पास न्यूज़ के रिस्पेक्ट में हमने न्यूज़पेपर में देखा था दैट इंडिया विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइज़र। ओके, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइज़र, ये याद रखिएगा। और दूसरा न्यूज़ हमारे पास आई थी दैट चाइना में अभी हमने जब टेंडर निकाला तो उस टाइम पर जो प्रिवेलिंग प्राइसेस थे इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइज़र के, वो चल रहे थे 800 टू 850। उसके बाद चाइना ने अपने यहाँ पर लगी हुई रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। ओके, उस वजह से जब हमने न्यू टेंडर इशू किया अभी, तो प्राइसेस आ गए हैं 400 टू $450। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं फर्टिलाइज़र के, क्या उससे हमें डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट होता है? यस, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक सब्सिडी बर्डन बहुत है फर्टिलाइज़र सेक्टर में। ओके, तो ये चीज़ें थी जो हमने न्यूज़ के रिस्पेक्ट में देख ली थी। तो यहाँ पे चाइना की हटाई गई रिस्ट्रिक्शंस उनकी कंपनीज़ पर कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अभी, उस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और दूसरा एक रीज़न रहा था इसमें रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि रशिया यूक्रेन से भी हम काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते थे। उसके बाद फिर वो ब्लैक सी में पूरा चोक हो गया सब कुछ, और ट्रेड इम्पैक्ट हुआ, और तब भी फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़े थे। यानी हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से फर्टिलाइज़र के प्राइसेस इम्पैक्ट करते हैं, और इससे इंडिया का फूड सिक्योरिटी, सब्सिडी बिल, ओके, एंड ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि पूरा डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा रूरल एरियाज़ में पॉपुलेशन अभी भी करीब 70% रहती है, और उनकी पूरी वेलबींग पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग जो इतने सारे पीडीएस वगैरह चलाते हैं फूड सिक्योरिटी में, वो भी हमें करना है। तो ये हमारे लिए जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें हो रही है वो इंडिया के लिए काफ़ी नुकसान भी देती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में हमने ये बातें की। अब हम आते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम इस टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं और इसमें क्या क्या ज़रूरत हमें पड़ेगी। देखिए, फर्स्ट थिंग इज़, जब हम ब्रेन इसमें इसकी बात करते हैं ना फर्टिलाइज़र की, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख भी लीजिए कि जब भी फर्टिलाइज़र आपके सामने आएगा, आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये ट्रेलेमा क्रिएट करता है इंडिया के लिए। ट्रेलेमा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहला हमारा फोकस रहता है फूड सिक्योरिटी पर। अगर हम फूड सिक्योरिटी करने जाएँ, ठीक है, क्योंकि हमें फार्मर्स की वेलबींग का ध्यान रखना है, लेकिन अगर हम ये करने जाते हैं तो फिर हमारी फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाती है। फिजिकल हेल्थ क्यों? क्योंकि हम काफ़ी मैसिव अमाउंट ऑफ सब्सिडी देते हैं स्पेशली यूरिया पे। ओके, और तीसरा, अगर हम मैसिव अमाउंट ऑफ सब्सिडी देने भी लगें तो फिर इसका मिसयूज़ होने लगता है, हद से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगता है किसान, और उससे असर पड़ता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर। ओके, क्योंकि ये फिर उसकी सॉइल की जो हेल्थ है उसको बिगाड़ना शुरू कर देता है। तो ये ट्रेलेमा अपने नोट्स में लिख लीजिए, जब भी फर्टिलाइज़र की बात आएगी आपको अपने आंसर में इसको ज़रूर मेंशन करना होगा कि ये इंडिया के लिए एक ट्रेलेमा बना हुआ है काफ़ी टाइम से। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने जाएँ तो सब्सिडी देनी पड़ती है, और फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाती है, और उसकी वजह से फिर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अब तक हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी जान ली थी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कहीं से भी आप पर्सनल मेंटरशिप लेते हो ना, किसी एक ही जगह से लेना, क्योंकि वही इंसान सही ट्रैक कर पाएगा कि आपकी प्रोग्रेस किस पेस पे चल रही है और कहाँ आप पहुँच रहे हो। ओके, चलिए, तो यूरिया की बात करते हैं पहले। अब देखिए, यूरिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट करीब 45% तो इसमें अकेला नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए पहले तो कि यूरिया कोई पूरा 100% नाइट्रोजन नहीं है, उसमें 45% नाइट्रोजन होता है, बाकी और भी दूसरी चीज़ें मिक्स होती हैं। अब यूरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके प्राइस आप देखिए, 270 रुपीज़ फॉर 45 केजी की जो एक बोरी आती है उसके हिसाब से 270 में हम लोग बेच रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस एक टाइम पे बढ़ के 800-850 डॉलर को पार कर गए थे, लेकिन लकीली अभी ये प्राइसेस में थोड़ी कमी आई है। और इसमें जो सब्सिडी दी जाती है यूरिया की, वो डायरेक्टली कंपनीज़ को दी जाती है, फार्मर्स को नहीं। ये वे फॉरवर्ड बनता है हमेशा इस आंसर में कि कंपनीज को ना दे के हम फार्मर्स को दें, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ पर हेक्टेयर।
कि आपके पास जितनी ज़मीन है उस हिसाब से हम आपको सब्सिडी देंगे ताकि आप ओवर यूज़ ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि पर हेक्टेयर आपको 2 बोरी पे सब्सिडी दी जाएगी, तो फिर किसान उस हिसाब से यूज़ करेगा। ओके, तो ये अभी फार्मर्स को नहीं दी जाती है, ये कंपनीज़ को दी जाती है। क्लियर। नॉन यूरिया की बात करते हैं, तो नॉन यूरिया के रिस्पेक्ट में पहले तो एक बात याद रखिएगा, इसके लिए एक स्कीम चलाई गई थी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ये जो यूरिया की तरह प्राइस फिक्स किए जाते हैं, यहाँ पे प्राइस फिक्स कर रही है गवर्नमेंट पूरे। ओके, कंपनीज फिक्स नहीं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में हमने कहा कि प्राइसेस डीरेगुलेट किए जाएंगे। दैट इज अब कंपनीज फ्री होंगी एमआरपी फिक्स करने के लिए। तो क्या गवर्नमेंट बिल्कुल इस पर सब्सिडी नहीं देगी? देगी, लेकिन वो जो सब्सिडी होगी वो न्यूट्रिएंट बेस्ड होगी, यानी कि ये जो नॉन यूरिया होते हैं इनमें काफ़ी चीज़ें मिलाई जाती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब मिलाया जाता है इनमें। ओके, और मोस्टली फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बेस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल डैप, डायमोनियम फॉस्फेट, ओके, एमओपी, इस तरह की ये मोस्टली फर्टिलाइजर्स हैं, और इन सब में यूज़ होती है अलग अलग चीज़ें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, और इन पर केजी के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बन के होगा तो ये पूरी तरीके से डीरेगुलेट है, इसकी एमआरपीज कंपनी फिक्स कर सकती है। ओके, द मैन्युफैक्चरर आर एब्सोल्युटली फ्री टू फिक्स द एमआरपी ऑफ दिस कंप्लीट प्रोडक्ट, लेकिन उसके अंदर जो यूज हुए हैं उनको पर केजी के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है फ्रॉम दी गवर्नमेंट। ओके, अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम के बारे में सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना है आपको। फोकस पूरा रखिए यहाँ पर, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और मेंस में आपको यूज़ करना ही है, लेकिन मेंस में तो एक आध पॉइंट यूज़ करके भी आगे बढ़ सकते हो, बट प्रीलिम्स में वो क्या स्टेटमेंट देगा ये उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर मीन्स 100% फंडिंग विल बी फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती तो यानी कि फिर सेंटर और स्टेट शेयर करेंगे खर्चा। ठीक है, वो कहलाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर है मींस पूरी की पूरी 100% फंडिंग किसकी तरफ से आएगी? सेंटर की वजह से। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, याद रखिएगा। इसी तरीके से खेल किया था उसने अभी आपका जो हमने सुबह लेक्चर देखा था। ओके, उसमें मिनिस्ट्री बदल दी थी, उसने कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री पूछ लिया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसे मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, गलती से भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं मार देना। इसके बाद यहाँ पर इसका गोल क्या है? पहली बात तो कि इससे यूरिया पूरी तरीके से बाहर है, इस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम से यूरिया पूरी तरीके से बाहर है, क्योंकि यूरिया बहुत सेंसिटिव मैटर है, इससे सरकारें तक गिर जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ नॉन यूरिया वाले फर्टिलाइजर्स पर ही फोकस कर रहे हैं और उनका हमने डीरेगुलेट कर दिया है, लेकिन पर केजी जो हम सब्सिडी दे रहे हैं ना, उसका गोल ये है कि यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी मेंटेन की जाए इन नॉन यूरिया के भी प्रोडक्ट्स में। ऑलराइट, और दो गोल है मेनली कि जो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ है वो बैलेंस हो, क्योंकि अगर हम इस पर भी सब्सिडी जब तक देते थे तो जो बैलेंस था वो बिगड़ता चला जा रहा था। ओके, तो हमें यहाँ पर बैलेंस भी बना के रखना है कि किसान को अफोर्डेबल रेट पे ही मिल जाए, लेकिन किसान इसका मिसयूज़ ना कर सके, इसलिए हम लोग एमआरपी फिक्स करने की परमिशन पूरी कंपनीज पे हमने छोड़ रखी है। ओके, तो इससे हमारे दो ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, पहला बैलेंस न्यूट्रिएंट यूज़ और दूसरा सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट, तो फिर सब्सिडी किसको जाएगी? सब्सिडी जाएगी कंपनी को, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है ना चार, उन पे। तो ये सब्सिडी कैसे डिसाइड होगी? देखिए, रिटेल में जब सेल होगी तो वहाँ पे पीओएस डिवाइस जो होते हैं वो बटन वाले, ठीक है, उनके थ्रू ये सेल रजिस्टर की जाती है, उस पर बेस्ड ये सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू कंपनीज़ को दे दी जाती है। ओके, लेकिन वो एमआरपी फिक्स करने के लिए पूरी तरीके से फ्री है। तो आपको यहाँ पे जो कंपनीज़ को सब्सिडी दी जा रही है वो फिक्स सब्सिडी दी जा रही है ऑन पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दी जा सकती है अगर आप इसको फोर्टिफाइड कर देते हो विद दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हो तो आप इसको एक्स्ट्रा सब्सिडी भी गेन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक PYQ पूछा गया था इस पे बेस्ड कि माइक्रो इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो 6 होते हैं, याद रख लो। ओके, 1 इज़ जिंक, नोट डाउन कीजिए, ये MCQ फॉर्म में ही पूछा जाएगा। जिंक, आयरन, बोरॉन, ओके, मैग्नीज, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीज, डोंट कंफ्यूज इट विद मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर एंड मोलिब्डेनम।
ओके, मॉलिबेडियम। तो ये 6 हैं जो आपके ये कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर आप इनके साथ फोर्टिफाइड कर देते हो इन फर्टिलाइजर्स को, तो आपको गवर्नमेंट और एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दे सकती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका। उसके अलावा तो यहाँ पर जो सब्सिडी मिलती है क्या वो फिक्स हो जाएगी? नहीं, उसको रिव्यू किया जाएगा या तो एनुअली या फिर बाय एनुअली। ओके, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी याद रहेगा। ठीक है, यूरिया इसका पार्ट नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड बाय सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आती है। पर केजी के हिसाब से यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है, मैंने केएम लिख दिया गलती से, केजी के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। ये 4 इसके अंदर के रॉ मटेरियल्स होते हैं, इन पे एक्स्ट्रा सब्सिडी चाहिए तो इसको फोर्टिफाई कर दीजिए विद दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? जिंक, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर एंड मॉलिबेडियम। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इतनी चीज़ें जान ली। अब हम चलते हैं थोड़ा अपने मेंस की तरफ, जहाँ से हमें मेनली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कि याद रखिएगा, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में फ्री है मैन्युफैक्चरर कि वो अपने हिसाब से प्राइस तय कर सकता है। ओके, चलो, तो अब यहाँ पे हम आते हैं कि आखिर मेन इश्यूज़ क्या हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहला फिजिकल स्ट्रेन पड़ रहा है हम पे, ठीक है, एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। अब ये आप थोड़ा सा अपना ब्रेन खुद भी यूज़ कीजिए ताकि आप साथ साथ ही अपने ब्रेन में, क्योंकि गोल ही यही है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, हर चीज़ सिर्फ कंटेंट पे फोकस नहीं करना, आप अपने आप से भी सोचिए कि आप, चलो मैंने सिर्फ यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है आपके लिए, फिजिकल स्ट्रेन एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। अब सोचो इसमें पॉइंट, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि 1.7 लाख करोड़ की सब्सिडी अनाउंस की गई थी बजट में, लेकिन इसके मार्केट में रेट इतने डबल हो गए थे कि सरकार ने कहा परसों कि ये खर्चा इस बार 3.4 लाख यानी कि जस्ट डबल हो सकता है इस पे सब्सिडी का। ओके, तो फिर ये हमारा फिजिकल डेफिसिट क्रिएट करता है और फिर जो फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और हाँ, ये सब्सिडी हमारे पूरे ओवरऑल जितना भी सरकार सब्सिडीज़ देती हैं अलग अलग चीज़ों पर, उसमें सेकंड हाईएस्ट यही है। ठीक है, अब तो फ्यूल सब्सिडी वगैरह तो उन्होंने काफ़ी कम कर ही दी है फ्यूल पे देना, तो ओके। और उसके बाद फूड सब्सिडी है आपकी, पीडीएस वगैरह चलती है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट बनता है। लेकिन अगर ये बढ़ के 3.4 लाख गया तो वो फिर हम बजट में देखेंगे कि आखिर क्या फ़र्क आता है इसकी रैंकिंग पर। ओके, हम लोग काफ़ी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, बिकॉज 25% हमारा यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं, 90% ऑफ आर फॉस्फेट्स दैट इज़ डैप, ओके, ये भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एंड पूरा 100% पोटेशियम यानी कि MOP ये भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है। अब याद कीजिए कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ प्राइस बढ़ गए थे, ओके, शॉर्टेज हुई थी। दूसरा, अब जो ईरान की वॉर शुरू हुई तो पर्शियन गल्फ से, क्योंकि पर्शियन गल्फ से जो गैस आती है उसी गैस से हम लोग अपने प्लांट्स को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ के जो क्राइसिस हुए उसकी वजह से भी, और फिर चाइना ने अपने यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई थी? क्योंकि उसे भी लग रहा था कि ये पर्शियन गल्फ क्राइसिस की वजह से फर्टिलाइज़र में प्रॉब्लम होगी, शॉर्टेज आएंगी, तो फिर उस वजह से उसकी यहाँ पर प्राइस वॉलेटिलिटी हो सकती है, डोमेस्टिक शॉर्टेज भी हो सकती है। तो फिजिकल स्ट्रेन और इंपोर्ट डिपेंडेंसी दोनों पे हमने पॉइंट्स जान लिए। ठीक है, कहीं भी लग रहा है कि ये चीज़ें टफ है या बहुत कोई हाईटेक नॉलेज चाहती है? नहीं, देखो ये सारी चीज़ें ना हम लोग न्यूज़पेपर में डिस्कस करते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। अभी मैं आपको जब स्कीम्स बताऊंगा हम वो सब करते हैं प्रीलिम्स के लिए। सिर्फ बात है कि आप उन चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट कर पाते हो या नहीं, और प्रेजेंट जब कर पाओगे, जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, और ये जो शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे इस तरीके के हैंड रिटन, इसलिए मैं कह रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स के लिए मेहनत लगेगी, रोज़ लगेगी, लेकिन यकीन मानो तुम इस हैंड रिटन नोट्स को जब बार बार रिवाइज करोगे ना, तुम्हें ये प्रिपरेशन बहुत ईजी लगने लगेगी। ओके, सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिस्टॉर्शनरी एंड पीके रेशियो। तो क्या इससे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है? बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ा उसका रीज़न क्या है? ओवर एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन। राइट, तो क्या डिस्टॉर्शन हो रहा है हमारे एनपीके रेशियो में? यस। पहले तो आइडियल रेशियो क्या है? आइडियल रेशियो इसका होता है 4:2:1। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पर हम लोगों ने इतना ज़्यादा मिसयूज़ करा है इसका, दैट अभी हमारा रेशियो चलता है 10.9, 4.1 एंड 1। ये मेरा डेटा नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे ही बताता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इससे प्रॉब्लम हो रहा है हमारा सॉइल डिग्रेडेशन। दैट मीन्स कि ये हमारी जो सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसको किल कर देता है,
ओके। एंड सेकंड, ये हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनको और ज़्यादा डिप्लीट कर देता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेकर भी डालने पड़ेंगे सॉइल में। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी स्कीम्स लेके आए, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। चलो, दूसरा डाइवर्जन है स्मगलिंग इशू। डाइवर्जन क्यों हो रहा है? एक तो सबसे ज़्यादा तो हो जाता है ये नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर्स की तरफ। पता है, इसको डीरेगुलेट करने का रीज़न यही था कि इन कंट्रीज़ में डाइवर्जन हो जाता था बिकॉज हमारे यहाँ पर हैविली सब्सिडाइज मिलती थी ये। ठीक है, हैवी सब्सिडी की वजह से ये ब्लैक में दूसरी कंट्रीज़ में बेच दिया जाता था। यहाँ पे 270 रुपये की बोरी मिलेगी, वहाँ ले जाके डबल में बेच देंगे। और यूपी बिहार बॉर्डर से बिल्कुल एक रोड क्रॉस करके नेपाल में आ जाते हो आप। ठीक है, बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर में स्मगलिंग हो ही रही है, आप इसमें भूटान भी ऐड कर सकते हो क्योंकि वहाँ भी यही होता है, प्रॉफिट मिलता है ना ऑलमोस्ट डबल बिना किसी मेहनत के। दूसरा डाइवर्जन होता है आपका इंडस्ट्रीज की तरफ, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स है वो वहाँ पर भी यूज़ होते हैं प्लास्टिक्स बनाने में, डाइस बनाने में। और आप में से हर एक ने, मैं यकीन से कहता हूँ आप में से हर एक ने इन फर्टिलाइजर से बनने वाली चाय ज़रूर पी होगी, क्योंकि ये मिल्क को भी एडल्ट्रेट करने में यूज़ होता है। और कई बार मीडिया ने इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन किए जहाँ पे ये चाय वाले ट्रेनों में खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम इसमें यूरिया के थ्रू ये मिल्क बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर डाइवर्जन और स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्मगलिंग इंटरनेशनल यानी दूसरी कंट्रीज़ में, और डाइवर्जन टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज़। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज़ सिंथेटिक ग्लू। कई कंपनीज़ को भी लगता है कि अरे वाह, यहाँ से सस्ता मिल रहा है। एक टाइम था जब कैरोसिन पे सब्सिडी मिलती थी ना, तो अच्छे अच्छे घरों के लोग अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों से या घर में सफाई करने वाली बाइयों के थ्रू कि यार हमें थोड़ा सस्ता कैरोसिन ला देना अपने यहाँ से। ओके, आप वहाँ से 13 रुपये में लोगे ना, हम आपको 20 दे देंगे। ये हाल थे कैरोसिन के कुछ टाइम पहले तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जान लिए, और ये 3 इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि मैंने 6 पॉइंट्स को 3 में असेंबल कर दिया। हर एक पॉइंट को बेवजह स्ट्रेच करने से भी आपके मार्क्स कट जाते हैं मेंस में, तो वो गलती भी नहीं करना है। चलो, गवर्नमेंट मेजर्स में आए हम लोग। हाँ, पहले टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड डाइवर्जन मेजर, क्योंकि ये जो स्मगलिंग हो रही है और इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्जन हो रहा है, इसको रोकने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम इसके लिए लेके आए 100% नीम कोटेड यूरिया। अब इस पे हमने ये सब चीज़ें प्रीलिम्स में पढ़ी है। अब यहाँ पे मेजर्स में आप सारी चीज़ें रिकॉल कर पाओगे जितनी हमने प्रीलिम्स में पढ़ी है। हम नीम कोटेड यूरिया लेके आए, राइट, 2015 में। क्या इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि एक नेचुरल इनहिबिटर की तरह काम करता है, यानी कि ये धीरे धीरे इस नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है ताकि इसका जो रन ऑफ होता है कि आपने बहुत सारा डाल दिया यूरिया और फिर बारिश आई या पानी आपने जब उसमें डाला तो पानी के साथ बह गया, फिर वो पानी वाटर बॉडीज़ में जाएगा, ओशियंस में जाएगा, फिर वो यूट्रोफिकेशन कॉज करेगा, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लेके आए बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी फॉर नेचुरल इनहिबिटर ऑफ नाइट्रोजन, ओके, जिसको हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, और दूसरा बेनिफिट था इसका कि इट इज़ अनफिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। तो अब आप चाहे इसको डाइवर्जन कर लो, पर ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काम का है ही नहीं। ओके, देन दूसरा हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेथड अपनाया इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग लेके आए एक इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि पहले क्या करते थे कि कंपनीज़ को हम लोग एडवांस में सब्सिडी पे कर देते थे कंपनीज़ को। ओके, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, आप वहाँ पर रिटेलर पहले सेल करेगा पीओएस के थ्रू आधार यूज़ करके, और फिर जितनी आपकी सेल होगी उसके बाद जाके आपको सब्सिडी ग्रांट की जाएगी कंपनीज़ को। ओके, यानी कि आप ये मानिए कि ये जो सिस्टम है ना, ये हर एक बैग को ट्रैक करता है। ओके, तो आपने अभी मंडियों में भी देखा होगा कि जो बल्क बाइंग है वो नहीं हो पाती है। आप सुनते होगे लोगों से कि यार मैंने नंबर लगाया, मैंने अपना टोकन ले रखा है, 2 बोरी मिली है मुझे। ये इसीलिए किया गया ये सिस्टम ताकि यहाँ पर बल्क बाइंग को डिस्करेज किया जा सके और सभी किसानों को मिनिमम फर्टिलाइज़र मिल सके। चलिए, सस्टेनेबल प्रोडक्ट इनोवेशन। अब सस्टेनेबल में मैंने आपको पढ़ाया भी था, नैनो डैप बनाया ना हमने, नैनो डैप एंड नैनो यूरिया। ये सब प्रीलिम्स में हम लोग पढ़ते हैं और उसको यहाँ पर बस यूज़ करना है। किसने बनाया था? इफ़को ने, राइट।
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है बाय क्रॉप लीव्स रादर देन रूट्स। ओके, हार्डली एक 5 ml की बॉटल आती है जो कि इक्विवेलेंट होती है टू 45 kg ऑफ यूरिया। ठीक है, तो एक 15 ml की बॉटल उतना काम कर रही है आपके लिए जितना 45 किलो का यूरिया का एक पूरा बैग कर रहा था, और ये आता है हार्डली 100-150 रुपये का। जबकि यूरिया सब्सिडी के बाद भी आपको 270 रुपये का पड़ रहा था आफ्टर सब्सिडी, और यहाँ तो कोई सब्सिडी भी नहीं है। ओके, और इसके अलावा और क्या बेनिफिट हुआ इससे? देखिए, एक तो फिजिकल लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कट गई आपकी, वो जितने बड़े बड़े बोरों को भेजना लाना, फिर उनको वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ठीक है, वेयर हाउस में रखना, फिर लेबर की कॉस्ट, और दूसरा कि ये क्रॉप से लीव से एब्जॉर्ब होता है ना, इसलिए सॉइल को भी प्रिजर्व करके रखता है। बस हो गए इस हेडिंग के अंडर में 3-4 पॉइंट्स हमारे। अब आइए फिजिकल इंसेंटिव फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कुछ याद आ रहा है? एक स्कीम याद आएगी आपको, पीएम प्रणाम। ओके, प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ओके, ये क्या करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट्स को इंसेंटिव देता है। क्या इंसेंटिव था? वो कह रहे थे कि आप एक काम कीजिए, अपना जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस कीजिए। ठीक है, कर लिया। अब आपको सेंटर जितना आपने सेव किया होगा ना कंजम्पशन रिड्यूस करके, सेंटर उस सेविंग का 50% आपको एज अ ग्रांट दे देगा। अब इस ग्रांट में से सपोज आपके पास 100 रुपये ग्रांट आया सेंटर से, ठीक है, पहले तो जितनी सेविंग हुई है उसका 50%, यानी अगर सेविंग हुई थी 200 रुपये, आपने रिड्यूस किया, ठीक है, आपने कुछ ऐसे मेजर्स लिए कि आपने रिड्यूस किया कंजम्पशन 200 रुपये का, तो 100 रुपये यानी 50% ग्रांट सेंटर स्टेट को भेज देगा, और इसमें से 70% यानी अब इस 100 में से 70 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को कंपल्सरीली यूज़ करने होंगे फॉर सेटिंग अप ऑल्टरनेटिव बायो फर्टिलाइजर प्लांट्स। ओके, या फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट वगैरह जो विलेजेस में सेटअप होते हैं। ये थी स्कीम प्रणाम। इसलिए मैंने स्कीम्स में ना कभी भी आपको बहुत भर भर के कंटेंट नहीं देता हूँ, मैं आपको गिनती के 3-4 पॉइंट्स दे देता हूँ जो प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे ऐसे एमसीक्यू में, और जो आपको यहाँ मेंस में यूज़ भी करने हैं। आप लोगों को लगता है कि अच्छा अच्छा कंटेंट, मोटी मोटी बल्कि मैगजीन्स आती है मंथली, वो बहुत काम आएंगी, नहीं आएंगी। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि यूज़ कैसे करना है कंटेंट को, वो कोई मतलब नहीं। आप पीएम प्रणाम को जितना मर्जी डिटेल में पढ़ लो, आपको यहाँ पे यूज़ बस इतना से ही करना है, ठीक है, कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक फाइनेंशियल इंसेंटिव का काम करता है। ओके, ब्रांड एंड क्वालिटी यूनिफॉर्मिटी। अब इसमें एक और स्कीम आपको याद आएगी, पीएम बीजेपी। याद आया? ओके, इसमें क्या गोल रखा था हमने? हम सिंगल ब्रांड नेम के अंडर में बेचेंगे सारे फर्टिलाइज़र, और सिंगल ब्रांड नेम का नाम क्या होगा? भारत। भारत यूरिया, भारत डैप एंड सो ऑन। ओके, देन नेक्स्ट इज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ाएंगे। ये आपको याद होगा योगी जी के टाइम पर जब गोरखपुर में एक पुराने प्लांट को रिवाइव किया गया था। ओके, तो अंडर द न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम कई सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को फिर से ऑपरेशनलाइज करेंगे यूजिंग द मॉडर्न एंड गैस बेस्ड टेक्नोलॉजी। ओके, और ये सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं की जा रही, ये कई जगहों पे की जा रही है, जिसमें सबसे फेमस है तालचेर। ठीक है, तालचेर, उसके बाद बराउनी, एक और था रामागुंडम। ओके, आप 2 ही याद रख लीजिए, तालचेर एंड गोरखपुर, बस। ठीक है, तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इस चीज़ को सही करने के लिए। तो क्या अब भी और कुछ बचा है करने को? बिल्कुल बचा है, क्योंकि फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज तो अब भी हो रही है। सो फर्स्ट इज़ कि अब वो ट्रेलेमा याद कीजिए, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी से लैंड बेस्ड सब्सिडी की तरफ जाना है, और वो भी डीबीटी डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में दिया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिक्स्ड पर हेक्टेयर डायरेक्टली टू फार्मर।
ओके। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि फार्मर फिर बेवजह यूज़ नहीं करेगा। अब उसके पास क्योंकि पैसा तो आ गया, ठीक है कि भाई ये रहा तुम्हारा फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी, अब जो करना है इस पैसे का करो। तो अब वो ये भी कर सकता है कि चलो मैं वो वाला फर्टिलाइज़र एक तो कम क्वांटिटी में भी डालूं और मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ बायो कंपोस्ट परचेज करने के लिए, ठीक है। और फिर वो और एनकरेज होगा कि भाई उतने ही न्यूट्रिएंट्स दो सॉइल को जितने की ज़रूरत है, और इस न्यूट्रिएंट्स किस आपकी सॉइल को किस न्यूट्रिएंट की कमी है ये कौन बताएगा? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ओके, तो हम लोग पर हेक्टेयर की तरफ मूव करने की ज़रूरत है हमें। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेजुअल प्राइस रैशनलाइजेशन। अब ये सिंपल सी ये बातें आज से नहीं हो रही है, मनमोहन सिंह के टाइम से हो रही है कि आप यूरिया को भी ले आइए अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम। ओके, तो इससे इसके जो मार्केट प्राइसेस है वो करेक्ट हो पाएंगे, और ये जो हमारा एनपीके का रेशियो है ना, इसको हम लोग करेक्ट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाइंग स्टेट प्रोक्योरमेंट सपोर्ट। डाइवर्सिफाई हम जब भी कर सकते हैं जब हम लोग ऐसे क्रॉप्स के लिए भी एमएसपी अच्छे लेवल की दें जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र कंज्यूम नहीं करते हैं, जैसे पल्सेस, मिलेट्स, ओके, ऑयल सीड्स, ये लेस इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। ओके, ये जो हैवी क्रॉप साइकिल होती है रिलायंस जैसे आपका राइस एंड वीट, उसको जितना हम कम कर पाएंगे उतना बेटर होगा। ओके, तो ये 3-4 पॉइंट्स लिख के अपना कंक्लूजन कंप्लीट कर देना, राइट। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग अगर खुद अटैम्प्ट करना चाहो तो करो, और आंसर आप चेक करवा सकते हो, नहीं तो मैं इसका मॉडल आंसर आपको ग्रुप में पोस्ट कर ही दूंगा। ओके, चलो कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देख लें। ये PYQ है, बिल्कुल मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। पॉज करो वीडियो, अटेम्प्ट करके देखो। एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। नहीं, अगर इसने सिर्फ नॉन यूरिया के लिए कहा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यूरिया अभी भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो मार्केट ड्रिवन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, और ये 2020 का ही है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 2020 के बाद से पेपर बहुत वेग होता चला गया। तो अगर आपको क्वेश्चंस लगाने भी हैं PYQ के, तो प्लीज़ 2020 के से और उसके बाद की लगाइएगा, उससे पहले की मत लगाइएगा, अब काफ़ी चेंज आ चुका है। अमोनिया विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया, यस आई टोल्ड यू 45% तक करीब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी नेचुरल गैस, यस एग्जैक्टली। इसलिए हम लोग गैस बेस्ड टेक्नोलॉजी से इन सब प्लांट्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सल्फर विच इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, हमने ऊपर देखा था 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं फॉस्फोरिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के लिए। इज बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, यस इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। वो याद कीजिए ना कि जब पावर प्लांट वगैरह पे भी मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली में, तो वो डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी की जब बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि ये सल्फर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपने फर्टिलाइजर्स में, अगर हम कैप्चर करें ठीक से तो। ओके, एक और चीज़ फॉस्फोरस के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी जिसने ह्यूमन वेस्ट से फॉस्फोरस हम लोग बना सकते हैं, और हम लोग अपनी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको लो कर सकते हैं। ओके, ये प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में मैंने पढ़ाया था कुछ साल पहले 2024 के आसपास। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेटमेंट सही होंगे, दैट इज आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए 2016 का है, इसमें जब ये टेक्नोलॉजी न्यू हमने डेवलप की था तब की बात है। नीम कोटेड यूरिया, इसका क्या बेनिफिट होगा? रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन सॉइल इन, चलिए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको करा दिया है आपको, वैसे इसका आंसर सामने ही है बिल्कुल आपके, आप देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड वंस अगेन टेलिंग यू दैट आप में से जो भी पेड कोर्स में आ रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उतना हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, और आपके पास एक चीज़ है, वो है ये कंसिस्टेंसी। इसके बिना कुछ नहीं होगा। आप अगर वो हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं हो कि सर हैंड रिटन नोट्स रोज़ बनाना बट टाइम कंज्यूमिंग एंड सो ऑन, क्योंकि मैं आपको जो इन बिटवीन द लाइंस भी टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ, मैं उसमें सब चीज़ें अंडरलाइन करके देता हूँ कि टॉपिक आप एक बार पूरा पढ़ लो, ताकि कोई चीज़ आपसे बिल्कुल एकदम अनटच ना हो, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं वही बस आपके नोट्स में आपको ऐड ऑन करने हैं फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, और मेंस आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मेंस 450+ इन दोनों को मिला के आप मुझ पे छोड़ सकते हैं। वी विल टेक केयर ऑफ योर GS 1, 2 एंड 3। आपको सिर्फ एथिक्स एंड अपने ऑप्शनल पे ध्यान देना है, दैट्स ऑल। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।